हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है मानविकी अभिमुखन। मेरे लास्ट वीडियो में हमने समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक अभिमुखन का अध्ययन किया था। आज हम मानवीय अभिमुखन के अर्थ, उसके विकास के इतिहास को जानेंगे। साथ ही साथ हम मानवीय अभिमुखन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मानवीय अभिमुखन के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागम, जिसमें एथनोमेथोडोलॉजी, प्रघटनाशास्त्र, आमूल परिवर्तनवादी उपागम और प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया उपागमों का अध्ययन भी हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मानवीय अभिमुखन के अर्थ और उसके विकास की यात्रा से। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व और औद्योगिक व्यवस्था की नवीन परिस्थितियों एवं समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों को प्रधानता देते हुए मनुष्य को इच्छाओं, भावनाओं, उद्देश्य एवं बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ लोगों को नई व्यावसायिक संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई और उन सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा गया जो औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा प्रवास के कारण उत्पन्न हुई थी। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश ने समाजशास्त्र में मानविकी अभिमुखन के विकास में योग दिया। यह अभिमुखन समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण में समझना चाहते हैं। यह अभिमुखन समाजशास्त्र के परंपरागत, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में पिछली शताब्दी के अंत में डिल्थे द्वारा आनुभविक परंपरा के विरोध में दी गई। यह चुनौती सामाजिक विज्ञानों में आनुभविक तथा प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिसमें समाजशास्त्र में कौम तथा दुर्ग भी शामिल हैं। अमेरिका में डिल्थे से मिलता जुलता दृष्टिकोण चार्ल्स फूले का विशेषतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना। अमेरिका में समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी के बजाय आनुभविक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया। अपनी अनुभविक कमियों को पूर्ण करने के लिए समाजशास्त्र तथ्य एकत्रित करने में लग गया। अर्थात उस समय बहुत से सिद्धांत थे, लेकिन तथ्य बहुत थोड़े थे। अतः 1920 से 1940 के बीच आनुभविक समाजशास्त्रीय गतिविधियां काफ़ी तेज थी। परिवारों, समुदायों, सामाजिक परिवर्तन, अपराध एवं बाल अपराध, विचलित व्यवहार, जनसंख्या आदि से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए। इस समय वैज्ञानिक अभिमुखन के अनुरूप अगबर्न, चैपिन, बर्नार्ड तथा राइस ने प्रयोगों, नियंत्रित क्षेत्रीय अध्ययनों, तथ्यों की सांख्यिकीय समीक्षाओं आदि पर जोर दिया। इसके विपरीत थॉमस पार्क लिंड्स आदि ने मानववादी, व्यक्तिक अध्ययन तथा सहभागी अवलोकन उपागमों पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन फिर भी इनके अध्ययन प्रमुखतः तथ्यों पर ही आधारित थे। इसी समय नव प्रत्यक्षवाद का बेन, लुंडबर्ग तथा हार्ट आदि ने समर्थन किया। इन्होंने वस्तुपरक माप, प्रचलनता तथा निगमात्मक सिद्धांतों पर जोर दिया। इस नव प्रत्यक्षवाद का विरोध यूरोप के मानववादियों जैसे मैनहीम तथा गुरबिच आदि ने किया। वास्तव में पिछले कुछ दशकों में विज्ञानवादिता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया। उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मानविकी अभिमुखन उभर कर सामने आया। मानविकी अभिमुखन को लेकर चलने वाले समाजशास्त्रियों ने उन वर्गों, व्यक्तियों एवं समूहों के अध्ययन पर जोर दिया जो काफ़ी समय से उपेक्षित रहे हैं तथा जिन्हें व्यवस्था द्वारा कोई संरक्षण नहीं मिला। ऐसे उपेक्षित लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। यहाँ लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि जहाँ समाजशास्त्र में अधिकांश लोगों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, वहीं उपेक्षित लोगों, वर्गों एवं समूहों आदि का अध्ययन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अतः
इस अभिमुखन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने वाले समाजशास्त्रियों का कहना है कि व्यक्तिक पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मानविकी अभिमुखन में वस्तुपरक अध्ययन की बजाय विषयपरक अध्ययन पर जोर दिया गया। समाज के बजाय व्यक्तिक अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। मानविकी अभिमुखन विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियों, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा वस्तुपरकता को, सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने में बाधक मानता है। कई बार सामाजिक यथार्थ वस्तुपरक नहीं होकर विषयपरक होता है, जिसे वैज्ञानिक अवलोकन को अपनाकर समझना संभव नहीं है। उसे तो मानवीय अवलोकन में ही सही रूप से समझा जा सकता है। जड़ पदार्थ का अध्ययन तो वस्तुपरकता के साथ किया जा सकता है, परंतु सामाजिक घटनाओं का अध्ययन पूर्ण वस्तुपरकता के साथ करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। उसकी भावनाओं, विचारों आदि का प्रभाव तो सामाजिक घटनाओं पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। वह किसी तथ्य या घटना को क्या अर्थ देता है, उसे किस रूप में समझता है, इसका अध्ययन में बहुत महत्व है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ को समझने हेतु बोध या समझ पर विशेष बल दिया जाता है। समाजशास्त्र का मानविकी अभिमुखन ऐसे अध्ययनों का पक्षधर नहीं है जो व्यवस्था के पोषक हैं। चूँकि व्यवस्था उपेक्षित लोगों के अध्ययन में बाधक है, अतः इस अभिमुखन के अंतर्गत व्यवस्था का विरोध किया जाता है। इसका लक्ष्य समाज में उन मिथ्याओं को सामने लाना या उजागर करना है जिनका आशय लेकर व्यवस्था, मूल्य, संस्था आदि अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस अभिमुखन के अंतर्गत तो विशेष समाज, विशेष समूह, विशेष वर्ग अथवा विशेष व्यक्ति के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। मैक्स वेबर की बस्टेहन की पद्धति मानवीय समाजशास्त्र की ही एक पद्धति है, जिसमें बोध या समझ पर विशेष जोर दिया जाता है। मानवीय अभिमुखन को ठीक से समझने के लिए मानववाद को समझ लेना भी बहुत आवश्यक है। मानववाद शब्द पर हमें सैद्धांतिक, पद्धति शास्त्रीय तथा सक्रियवादी दृष्टिकोण से विचार करना है। सैद्धांतिक दृष्टि से मानववाद समाजशास्त्र की मानववादी विषय वस्तु पर जोर देता है, जिसमें जटिल तथा परिवर्तनीय राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अर्थों एवं मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से मानवीय अभिमुखन में विश्वास करने वाले विज्ञान की कठोर, अति संयम वाली पद्धति को अनावश्यक मानते हैं, उसे लाभकर नहीं समझते तथा अधिक ढीले रूप में संयुक्त पद्धतियों जैसे सहभागी अवलोकन, प्रगटना शास्त्रीय उपागमों का समर्थन करते हैं, जो सामाजिक जीवन तथा अन्य प्रगटनाओं में गुणात्मक अंतर को मान्यता देते हैं। ऐसा मानने वालों में गार्फिंकल, लेसर तथा स्टार्स, जोवर्ग तथा नेट आदि के नाम प्रमुख हैं। इस नवीन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत यह भी माना जाने लगा कि समाजशास्त्र मानव दशा के अनुरूप प्रासंगिक होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण में विश्वास करने वालों का कहना है कि मनुष्य समाज के लिए सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि प्राणी के लिए है। मानववादी समाजशास्त्रियों में वे लोग आते हैं जो स्वयं को काफ़ी संवेदनशील मानव, अवलोकनकर्ता, भागीदार तथा पूर्णतः बुद्धिजीवी मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्रियों का प्रमुख दायित्व अपने आप को दिन प्रतिदिन के मामलों, समस्याओं में लगाना है, चाहे वे मामले नैतिक, राजनैतिक या सौंदर्य बोध से संबंधित हैं। ये लोग समाजशास्त्र के लिए ऐसे ही मामलों, समस्याओं की प्रासंगिकता पर जोर देते हैं। मानववादी प्रमुख जोर दैनिक घटनाओं में सम्मिलित होने पर देते हैं, जैसे विद्यार्थियों के जीवन में भागीदार बनने पर, अपनी गंदी बस्तियों को संगठित करने के, गरीबों के प्रतियों में या किसी उभरते हुए सामाजिक आंदोलन में या सैन्य बल पर अधिक खर्च करने के विरोध स्वरूप प्रदर्शन में भाग लेने पर। मानवीय अभिमुखन में नैतिक तटस्थता को ठीक नहीं माना जाता। तो इस सबसे यह स्पष्ट है कि मानवीय अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत अभिमुखन है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अति संयम और नैतिक निष्पक्षता को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं पर
ध्यान दिया जाता है। इसमें उपेक्षित एवं शोषित लोगों तथा कमजोर वर्ग के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इन लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इस अभिमुखन की सहायता से ही सामाजिक यथार्थ को सही रूप में समझा जा सकता है। इसमें सहभागी अवलोकन पद्धति अर्थात घटनाओं में अध्ययनकर्ता की भागीदारी को विशेषतः उपयुक्त माना गया है। अब हम मानवीय अभिमुखन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मानवीय अभिमुखन वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आनुभविकता, गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। यह वैज्ञानिक पद्धतियों की कठोरता के विरुद्ध है। सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानवीय अभिमुखन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बजाय व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का सही पहलुओं से अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को विशेष महत्व दिया जाता है। मानवीय अभिमुखन में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक अभिमुखन अपनाकर नहीं बल्कि मानवीय अभिमुखन अपनाकर ही किया जा सकता है। मानवीय अभिमुखन में उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्रीय ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाता है। इस अभिमुखन में सब प्रकार के पूर्वाग्रह या पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सके। मानवीय अभिमुखन में केवल समाज के अध्ययन पर ही जोर नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को भी विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। मानवीय अभिमुखन में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मकता के बजाय अर्थ प्रतिमान के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। यहाँ यह देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं और उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं। मानवीय अभिमुखन में स्वयं व्यवस्था और साथ ही व्यवस्थाओं के पोषक के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस अभिमुखन में अध्ययन हेतु ऐसी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के अधिक निकट हो, जैसे सहभागी अवलोकन, डायरियाँ, पत्र, आत्मकथा एवं जीवनी आदि। अब हम मानवीय अभिमुखन के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययनों के प्रमुख उपागमों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथोडोलॉजी का अध्ययन करेंगे। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इस उपागम में समाजशास्त्र में कई परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। सर्वप्रथम गार्फिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक यथार्थ का निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन संभव है। यह उपागम मानवीय व्यवहार के उन पक्षों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित हैं। इस उपागम में निम्नलिखित 3 पक्षों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। पहला, दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं पर। दूसरा, भाषा का सामाजिक पक्ष। और तीसरा, सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। एथनोमेथोडोलॉजी के प्रवर्तक सामाजिक संरचना को प्रदत्त नहीं मानकर परिवर्तनशील प्रकटना मानते हैं। इस उपागम में उस सामाजिक यथार्थ के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। इस उपागम में व्यक्ति की परिस्थिति के बजाय उसकी भूमिका अदा करने की विशिष्टता अधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसकी सहायता से सामाजिक यथार्थ को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है। इस उपागम में प्रश्नावली तथा अनुसूची जैसे
अप्रत्यक्ष अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर सहभागी अवलोकन, डायरियों, आत्मकथाओं आदि प्रविधियों को काम में लिया जाता है। इस उपागम में वस्तुपरक अध्ययन पद्धति, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा सर्वेक्षण प्रणाली को महत्व नहीं देकर व्यक्तिपरक अध्ययन अर्थात बोध पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें संचार अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग होता है। संचार के लिए लोग भाषा के प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भाषा के व्याकरणीय अर्थ पर ध्यान नहीं देकर उसके सामाजिक पक्ष को समझने पर बल दिया जाता है। इस उपागम में सामाजिक प्रतिमानों के व्यवहारिक पक्षों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अर्थात यह देखा जाता है कि प्रतिमानों कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लाते हैं। यह उपागम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को चुनौती देने और मानवीय अवलोकन के महत्व को बढ़ाने में सहायक रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्रघटना शास्त्र, फिनोमेनोलॉजी। सामाजिक प्रघटनाओं को समझने हेतु प्रघटना शास्त्र दर्शन का आश्रय लेता है। यह उपागम में प्रघटनाओं की विषय वस्तु एवं अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया गया है और कहा गया है कि ये दोनों एक ही नहीं है। इस उपागम में अनुभवों को दो स्तरों पर समझने का प्रयास किया गया है। प्रथम सम्मिलित अनुभव और द्वितीय विशिष्ट अनुभव। प्रथम प्रकार के अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण किए जा सकते हैं, जबकि विशिष्ट अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के पृथक पृथक होते हैं। इस उपागम में सामाजिक प्रघटना के अध्ययन हेतु जड़मति रूपांतरण पर बल दिया जाता है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक प्रघटना का अध्ययन उस रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप की कोई विशिष्ट पहचान किसी स्थिति या परिस्थिति अथवा संरचना विशेष की वजह से होती है। यदि उसे उस स्थिति, परिस्थिति या संरचना विशेष से पृथक कर दिया जाए तो उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है। फिर उस सामाजिक प्रघटना की पहचान ही कठिन हो जाती है। अब हम समझेंगे आमूल परिवर्तनवादी उपागम को। आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र प्रमुखतः प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जनित सामाजिक स्थिति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह उपागम व्यवस्था का विरोधी एवं परिवर्तन का समर्थक है। रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उभरकर सामने आई। युद्ध या संघर्ष को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा का आधार माना गया और यह स्पष्ट किया गया कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना था कि समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित, दलित या कमजोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोगों को कभी भी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिला। इन लोगों का अध्ययन करके समाजशास्त्र ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभावों तथा सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। वहाँ इस विचारधारा ने विद्यार्थियों, हर्षियों तथा बुद्धिजीवियों को काफ़ी प्रभावित किया है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम का काफ़ी महत्व है। अब हम पढ़ेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रिया उपागम। यह अंतःक्रिया का ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति अथवा समूह की भाषा, हाव भाव या भाव भंगिमा को संचार एवं पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रमुख आधार माना जाता है। इसमें भाषा के व्याकरण या शब्दकोश में उल्लेखित अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सामाजिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया गया है। हमने अभी ये सारे उपागमों का अध्ययन किया। इन सब उपागमों का विकास प्रमुखतः विज्ञानवादी या वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध में हुआ है। वर्तमान में समाजशास्त्र में इन दोनों ही उपागमों का अपना अपना महत्व रहा है। जैसे ही समाजशास्त्र 1970 से आगे बढ़ता है, एक प्रश्न उठता है कि क्या मौजूद मानवीय प्रत्यक्षवादी ध्रुवीकरण जारी रहेगा या मानवीय अभिमुखीकरण की भूमिका बहुत साधारण हो जाएगी। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्षवाद औपचारिकता
तथा गणितीय समाजशास्त्र तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन जारी है जिनमें पुरानी व नवीन गणनात्मक प्रविधियों का उल्लेख है जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय गोष्ठियों में गणितीय समाजशास्त्र, मॉडल निर्माण, सिद्धांत रचना आदि पर विचार विमर्श होता है। प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र का अस्तित्व काफ़ी कुछ बना रहेगा और इसे समाजशास्त्र के एक प्राकृतिक विज्ञान होने के परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन भी मिलता रहेगा। इसका कारण यह है कि आज औद्योगिक प्रौद्योगिकी की मांग इसी दिशा में है। मानवीय अभिमुखन से संबंधित समाजशास्त्रियों का प्रभाव भी जारी रहेगा और यह इस बात पर आधार पर कही जा सकती है कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यपुस्तकों में गुणात्मक पद्धति पर जोर दिया गया है। इसके अलावा समाजशास्त्र की कई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर की गोष्ठियों में स्त्रियों, गरीबों, काले लोगों तथा अन्य निर्जातीय अल्पसंख्यकों पर विचार किया जाता है। मानवतावादी समाजशास्त्र का अस्तित्व बना रहेगा। संभवतः यह एक प्रभावी अल्पसंख्यक के रूप में ऐसा दो कारणों से संभव हो सकता है। प्रथम, मानव व्यवहार के संबंध में परंपरागत मानववादी विचारों से और दूसरा, यूरोप तथा अमेरिका में आमूल परिवर्तनवादी तथा मार्क्सवाद की निरंतर शक्ति से। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में वैज्ञानिक एवं मानवतावादी दोनों ही अभिमुखनों का महत्व बना रहेगा। किसी एक अभिमुखन की दूसरे पर पूर्ण विजय की संभावना नहीं है। एक की दूसरे पर विजय का परिणाम तो यह होगा कि एक ही सिद्धांत पद्धति तथा मूल्य विचारधारा संपूर्ण समाजशास्त्र के आच्छादित कर देगी। एक अच्छा लक्षण यह है कि आज अधिकतर समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी या मानवतावादी विवाद से पृथक रहकर अपने अपने परिप्रेक्ष्य अभिमुखन के अनुरूप सीमित क्षेत्र में अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। तो आज का हमारा मानवीय अभिमुखन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल जो हमने वीडियो में वैज्ञानिक अभिमुखन और मानवीय अभिमुखन से कोई समस्या यदि आपको है तो आप कमेंट में मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से उनके समाधान प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।